हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। मैं एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ जो कि आपकी नेट, पीएचडी, जुडिशरी, बाकी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये सीरीज़ आपकी मिक्स क्वेश्चंस की होगी, जैसे मैंने बताया आपको, और बहुत ही फेमस बुक है आपकी लॉ की, यूथ कंपटीशन टाइम, उससे होगी। तो अपनी तैयारी को मेरे साथ करते चलिए और बहुत ही इजी वे में आपको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस को बताती चलूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो आपकी 2025 की, जून 2025 की वीडियो है ये, आपके जुडिशियल उससे एंटी एग्जाम से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को बताना है इसमें, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्कों को खोलने की कुंजी है। केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्कों को खोलने की कुंजी है। क्या ये पॉइंट सही है। केशवानंद भारती केस बेटा हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, काफ़ी फेमस केस है। तो ये लाइन उसमें नहीं कही गई है। केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। यहाँ जो लाइन बोली गई है कि संविधान प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्कों को खोलने की कुंजी है, ये काफ़ी फेमस लाइन और ये आपके एंट्री बेरोवारी केस में कही गई थी। तो ये वाला पॉइंट क्या है, केशवानंद भारती में ये लाइन नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड लाइन पर। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। ये भी काफ़ी फेमस है, हम लॉ के स्टूडेंट जनरली इसे जानते हैं। 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 में प्रस्तावना में आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी गलत है, 44th में ये नहीं हुआ है। अब आते हैं थर्ड पे बेटा। प्रस्तावना में संशोधन तभी हो सकता है जब यह संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। ये लाइन बेटा ठीक नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना में संशोधन फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही बार संशोधन हुआ, जो कि आपके केशवानंद भारती केस में हुआ है, ठीक है। और संशोधन किसी भी रीजन से हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में हम मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकते। मतलब जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं हम बिगाड़ेंगे, उसके अलावा अगर कुछ भी प्रॉफिट में होता है तो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ कोई भी आधार नहीं बनाया गया है, तो ये वाली लाइन भी गलत है, ठीक है। क्योंकि जबकि प्रस्तावना अनुच्छेद में सम्मिलित नहीं है, इसलिए वह संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आर्टिकल में नहीं है, ये सच है, लेकिन प्रस्तावना एक तरीके से जैसे हमारे घर में गेट होता है, उस तरीके से वो हमारे संविधान का एक गेट है, कुंजी है। तो हम नहीं कह सकते कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट बेटा गलत हैं। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा आंसर है जिसमें सारे पॉइंट गलत हो। तो आंसर आपका डी, जिसमें 1 2 3 4 ऑल आर इनकरेक्ट। तो ये वाला आंसर आपका गलत हो, मतलब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट गलत हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सूची सुमेलित करनी है, ठीक है। तो आर्टिकल 329 गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस, क्या ये मिल रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, देन हम आंसर को देखते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक झलक देखते जाते हैं। तो आर्टिकल 239 जो है वो हम सब जानते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड है आपका, ठीक है। आर्टिकल 239 में बोला गया है कि किसी भी कंडीशन में इलेक्शन की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। मैं इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। और गोलकनाथ का केस तो बेटा काफ़ी फेमस केस है, इसको हम लोग ओवर रूलिंग केस के नाम से भी जानते हैं। और ये आपके दो भाइयों की जमीन है, उससे रिलेटेड था। इसमें बोला गया था कि राज्य किसी भी कंडीशन में फंडामेंटल राइट को छीनेगा नहीं, मतलब जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उनको छीनेगा नहीं, वो हमारा मौलिक अधिकार है, बाद में रूल्स को बदल सकता है ना। तो उसके बाद तो ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, इसका इलेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। सेकंड बेटा आपका है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल हम लोग जानते हैं कि 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से रिलेटेड है। केशवानंद भारती केस आपका बेसिक स्ट्रक्चर वाले से कनेक्टेड है, तो फिलहाल इसका कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। अब आते हैं 31C। 31C जो बेटा आपका है वो आपके 25th अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। ये आपके 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, तो फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड है, ठीक है। इंदिरा नेहरू राजनारायण, ये आपका इलेक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो हम इंदिरा नेहरू को तो समझ रहे हैं, ये आपके 239 से कनेक्ट हो गया, जो आपने पहले दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद 329 से कनेक्ट हो गया। इंदिरा नेहरू गांधी आपके 329 से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपका आता है 13 का क्लॉज 2। 13 का क्लॉज 2 जो है बेटा वो आपका फंडामेंटल राइट से ही कनेक्टेड, और इसमें बोला गया है कि किसी भी कंडीशन में
फंडामेंटल राइट को कम नहीं किया जा सकता और छीना नहीं जा सकता। अब हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया गोलकनाथ केस जो था, जो आपके फर्स्ट में दिया हुआ था, गोलकनाथ केस में हमने देखा कि फंडामेंटल राइट को कोई भी छीन नहीं सकता। तो 13 का क्लॉज 2 जो है वो गोलकनाथ से भी कनेक्टेड हो सकता है और आपके केशवानंद भारती से भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची आपकी बात कर रही है दल बदल के बारे में। इंदिरा नेहरू गांधी तो कंफर्म हो ही गया। तो 1 का आपका 3, तो 1 का 3 देखो बेटा कहाँ पर है, 1 का 3 आपकी बी में है, तो यही हमें पता चल गया कि आंसर बी होगा, ठीक है। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। 2 का था हमारा 13 का क्लॉज 2 था आपका फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड, तो ये आपका गोलकनाथ से हो गया। तो 4 का क्या हो रहा है आपका 1, तो यहाँ पे देखो 4 का 1, तो ये तो हम यहाँ पे कंफर्म ही हो गए कि 4 का 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 31 कौन कौन से बचे, केहोतो जाचीलू का केस बचा और केशवानंद भारती का केस बचा, ठीक है। तो केहोतो जाचीलू में बेटा क्या किया गया था, इसमें आपकी 10वीं अनुसूची को संवैधानिक बनाया गया था, ठीक है। और 31C में क्या किया गया था, 31C में 25th अमेंडमेंट द्वारा इसे किया गया था और ये केशवानंद भारती से कनेक्टेड हो जाएगा। हालांकि केशवानंद भारती में काफ़ी सारी बातें की गई हैं, इसलिए 30 के क्लॉज 2 से भी कनेक्टेड था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि और कोई केस नहीं है जो आपके 31C से कनेक्टेड हो, इसलिए हम इसे केशवानंद भारती में कनेक्ट कर देंगे। तो क्लियर है आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इस संविधान में यदि मुझसे किसी विशेष अनुच्छेद का नाम पूछा गया होता तो एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान अमान्य होता, मैं इसके सिवाय अनुच्छेद 32 किसी दूसरे अनुच्छेद को प्रस्तावित नहीं कर सकता था। यह संविधान की आत्मा है और इसका हृदय है। इतनी बड़ी लाइन हमको याद नहीं होती है, लेकिन संविधान की आत्मा है, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। ये बहुत फेमस लाइन है और इसे किसने बोला है, आपके अम्बेडकर जी ने बोला है। तो इसका आंसर बी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा डायरेक्ट आपका सीधे सीधे मैं आंसर्स को ही बताती हूँ। समान कार्य के लिए समान वेतन, काफ़ी फेमस केस है आपका रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ का मामला, ठीक है। राज्य की एजेंसी अथवा उपकरण आर्टिकल 12 में की परिभाषा में शामिल है बेटा। आर.डी. शेट्टी काफ़ी फेमस केस है, इसमें आर.डी. शेट्टी 12 से और आर्टिकल 14 से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूलभूत अधिकार एक दूसरे के संपूरक एवं अनुपूरक हैं। ये क्लियरली पता नहीं चल रहा है, लेकिन उन्नी कृष्णन जो था बेटा वो आपका उन्नी कृष्णन शिक्षा के अधिकार से कनेक्टेड है, 86 अमेंडमेंट से कनेक्टेड है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 45, 41, 21A, 846 इन सारे से कनेक्टेड है। तो ये क्या आपके DPSP भी इसमें आ रहे हैं और आपके फंडामेंटल राइट भी आ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के संपूरक है, मतलब दोनों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 20 ये वाला क्वेश्चन आपका इससे कनेक्टेड है, ठीक है। रुदल शाह जो था बेटा वो आपके इलीगल डिटेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। 14 साल तक बिना किसी गलती के एक आदमी को अंदर रखा गया था, तो उसके अधिकारों के हनन से कनेक्टेड है। तो मूलभूत अधिकारों के हनन की क्षतिपूर्ति की जा सकती है, इससे कनेक्टेड है आपका रुदल शाह। तो ये है आपका काफ़ी फेमस केस है इसमें आपके आर्टिकल रुदल शाह, उन्नी कृष्णन और रणधीर सिंह, ये काफ़ी फेमस केस हैं। स्पेशली समान कार्य के लिए समान वेतन और ये क्षतिपूर्ति, ये जो अधिकारों की क्षतिपूर्ति इसी तरीके से आता है, तो इन्हें आप लोग याद कर लो, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में हमने इन 5 क्वेश्चंस को देखा है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करके या 20 क्वेश्चंस करके हम लोग आगे भी वीडियो बढ़ाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ताकि मैं इन्हें आगे भी बनाऊँ, ठीक है।